गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, देखिए लॉज ऑफ मोशन में हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ चुके हैं और हमने न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन निकाली और वो रिलेशन थी एक्सटर्नल फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच। वो रिलेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में निकाली वो रिलेशन थी हमारे पास F इक्वल्स टू एम ए। ये वो रिलेशन है एक्सटर्नल फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच। अब इसी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी देख सकते हैं। आप देखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो तो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन ज़ीरो होनी चाहिए। यहाँ से भी हम ये चीज़ देख सकते हैं, इस रिलेशन से भी हम वो चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हुआ, इफ़ एफ एक्सटर्नल इज ज़ीरो, इफ़ एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू ज़ीरो, देन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो। और यही तो हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। इसका मतलब जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ। मैं यहाँ से ये बात भी लिख सकता हूँ, न्यूटन्स इट मीन्स न्यूटन्स second law of motion, second law of motion is consistent with first law of motion, is consistent with first law of motion। सो इसमें ये फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा इसमें यह है कि ये जो रिलेशन हमारे पास आई है F इक्वल्स टू एम ए, यहां से हमें पता चला कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। सो ऑब्वियसली फोर्स विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी वही डायरेक्शन रहेगी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, वही डायरेक्शन फोर्स की रहेगी। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में है तो फोर्स इसका मतलब एक्स एक्सिस में ही लगा होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्स एक्सिस में है तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन भी एक्स एक्सिस में ही आएगी। अगर फोर्स वाई एक्सिस में लगा तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन भी वाई एक्सिस में ही आएगी। अगर फोर्स जेड एक्सिस में लगा तो ऑब्वियसली उसमें एक्सेलरेशन भी जेड एक्सिस में आएगी। सो आप अलग अलग एक्सिस के अलोंग जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगी। ये भी आप यहां से लिख सकते हैं। सो ये सब बातें हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में देख चुके हैं। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने स्टार्ट किया था दैट एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, dp अपॉन dt या डेल p अपॉन डेल t। हमने इसको यहां से स्टार्ट कराया था और फिर यहाँ से वैल्यू पुट करते करते हम लास्ट में इस एक्सप्रेशन में पहुँच गए थे F इक्वल्स टू एम ए। अब इसी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे एक NCERT एग्जाम्पल बेस्ड है, वो NCERT एग्जाम्पल हम करेंगे। NCERT एग्जाम्पल है 5.2 और इस एग्जाम्पल में ये कहता है कि ये बुलेट ऑफ मास 0.0 किलोग्राम मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 90 मीटर per second enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. What is the average resistive force
exerted by block on the bullet. बुलेट मतलब एक गन से हमने एक बुलेट को फायर कराया और उस बुलेट का मास हमारे पास कहता है 0.04 किलोग्राम। ये NCERT एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल है 5.2। इसमें कहता है कि जो मास है बुलेट का दिस इज इक्वल्स टू 0.04 किलोग्राम। जो मूविंग स्पीड है बुलेट की वो है 90 मीटर पर सेकंड। एंड दिस बुलेट एंटर्स ए हैवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। उस वुडन ब्लॉक में 60 सेंटीमीटर चलने के बाद वो रुक जाती है। इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगी। तो v इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्वियसली जो 90 मीटर पर सेकंड थी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जब वो वुडन ब्लॉक में एंटर करेगा उस टाइम पे। उसकी वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकंड। तो ये हमने इनिशियल नाम दिया, ये हमने फाइनल। कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 60 सेंटीमीटर। अगर आप इसे मीटर में बदल दें तो ये बनेगा 60 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ये सब चीज़ें हमारे पास इस एग्जाम्पल में दे रखी हैं। और अब यहाँ पे इसने पूछा है व्हाट इज़ द रजिस्टिव फोर्स। रजिस्टिव फोर्स का मतलब यहाँ पे जो बुलेट है वो लास्ट में जाके रुक रही है। इसका मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स उसके मोशन का अपोज कर रहा है, तभी वो मोशन जाके ख़त्म हो गया है लास्ट में, तभी उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। तो वो अपोज कर रहा है मोशन का, उसी फोर्स को हमने नाम दिया रजिस्टिव फोर्स। तो वो रजिस्टिव फोर्स कितना लगेगा वो फोर्स हमें निकालना है। अब ये फोर्स निकालने के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसलिए यूज करेंगे क्योंकि वहाँ से हम एक्सटर्नल फोर्स को निकाल सकते हैं। वहाँ से हमने ये रिलेशन पढ़ी है F एक्सटर्नल इक्वल्स टू ma फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आप देखिए फोर्स निकालने के लिए हमें दो क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक क्वांटिटी है बच्चों मास और दूसरी है हमारे पास एक्सेलरेशन। अगर ये दोनों हमें मिल जाएं तो एक्सटर्नल फोर्स मिल जाएगा, लेकिन इन दोनों में से मास तो हमें पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता कि एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट की कितनी होगी। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए कुछ डेटा हमारे पास दे रखा है, उसकी मदद से हम ये एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब इस डेटा की मदद से कैसे वो एक्सेलरेशन निकालेंगे? आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हैं और वो इक्वेशन ऑफ मोशन इसीलिए हम उनको यूज करते हैं कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी हो, एक्सेलरेशन निकालनी हो, या डिस्टेंस निकालना हो, या मोशन का टाइम पीरियड निकालना हो, तो वो सब चीज़ें हम उन इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं। उन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके सबसे पहले हम यहाँ एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर उस एक्सेलरेशन को यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स आएगा। अब कैसे निकालेंगे? तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। यहाँ v मैंने फाइनल वेलोसिटी को बोला, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s वो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है। यही चीज़ें यहाँ इन तीनों में यूज होंगी। और थर्ड इज v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हैं। इन तीनों इक्वेशंस की मदद से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तीनों में से मतलब एक यूज करेंगे और उससे एक्सेलरेशन आएगी। देखिए फर्स्ट क्या हम यूज कर सकते हैं, v तो पता है, u भी पता है,
लेकिन यहां दो अननोन बचते हैं, ए भी अननोन है, टी भी अननोन, टाइम भी नहीं पता, दे ही नहीं रखा, तो एक ही इक्वेशन में दो अननोन, यहां बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट में आइए, इसमें एस पता है, यू पता है, टी नहीं पता, फिर ए भी नहीं पता, इसका मतलब फिर इसमें दो अननोन, तो इसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते। इसमें आइए, वी पता है, यू पता है, एस भी पता है, ए नहीं पता, एक इक्वेशन में एक ही अननोन, वो तो हम निकाल सकते हैं। वी की वैल्यू पुट करिए, वी की वैल्यू है 0 फाइनल वेलोसिटी माइनस यू इनिशियल वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकंड, सॉरी, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 90 का स्क्वायर बनेगा 2as, डिस्टेंस है और वो है 60 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इसे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा -80/100 इक्वल्स टू 120a इंटू 10⁻²। ये 10⁻² इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा, और ध्यान रखना प्लस मत कर देना, प्लस अब होगा ऊपर जाके, तो 81 इंटू 10⁻², तो ये जाएगा प्लस का, और पहले से 2 प्रेजेंट और हैं, तो ये बनेगा 10⁻⁴ इक्वल्स टू 120a। क्या मैं इसको सीधा ऐसे नहीं लिख सकता? 120a को एक तरफ रखिए, इस 0 से ये कैंसिल आउट, a इक्वल्स टू 81/12 इंटू 10⁻3, इसको 1000 में भी लिख सकते हो। जब आप यहाँ पे इसको सोल्व करोगे, और ध्यान रखिए कि माइनस साइन साथ चलता हुआ आ रहा है, तो यहाँ जब आप इसको सोल्व करोगे तो मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, ये वैल्यू आएगी 6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये नेगेटिव में एक्सेलरेशन आई है। ये एक्सेलरेशन आपने इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से निकाल दी है। अब यहाँ पे आप देखिए, एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन तब आती है जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो। मोस्टली हम ये मान के चलते हैं कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन तब आती है जब वेलोसिटी डिक्रीज हो, हालांकि इसका कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन आपकी वेलोसिटी डिक्रीज को ही रिप्रेजेंट करेगी। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, ये हमें पता ही है, क्योंकि वेलोसिटी 90 थी, लास्ट में 0 हुई, तो डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है तो मोशन का अपोज हो रहा है, मोशन का अपोज हो रहा है, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स इस तरह से लगाया कि हमने उस ऑब्जेक्ट के मोशन का वो अपोज करेगा, इसीलिए हमने उसका नाम रजिस्टिव फोर्स दिया। और रजिस्टिव फोर्स की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो F इक्वल्स टू ma। मास हमारे पास ऑब्जेक्ट का दे रखा है 0.04 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसे सोल्व कर देंगे, आंसर न्यूटन में आएगा। दिस इज द रजिस्टिव फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस बुलेट व्हेन इट इज गोइंग थ्रू दिस वुडन ब्लॉक। ये वो रजिस्टिव फोर्स है जो उस वुडन ब्लॉक में चलते वक्त उस पे लग रहा है, जिसके कारण वो लास्ट में जाके रुक जाती है, उसकी वेलोसिटी 0 होगी। सो इस तरह से आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एक्सटर्नल फोर्स निकाल सकते हैं। ये था एनसीईआरटी एग्जाम्पल 5.2। उसके बाद एग्जाम्पल 5.3 आप देखिए। एग्जाम्पल 5.3 में कहता है कि द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, ये एग्जाम्पल है 5.3, और ये भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे ही बेस्ड है। कहता है द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास है m, वो मोशन में है
और उसके मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक इक्वेशन लिखी, वो है y इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। ये इक्वेशन उसके मोशन को डिस्क्राइब कर रही है, मतलब ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, ये उसकी वेलोसिटी इनिशियल, ये टाइम है उसके मोशन का, और ये उस पे एक्सेलरेशन। तो हमें सब बातें उसके बारे में पता है। बस कहता है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो पहली बात तो मैंने कहा कि ये डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये टाइम, ये एक्सेलरेशन, अगर उस पर फोर्स निकालना है तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वहां से हम फोर्स निकालेंगे। एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मैंने कहा कि जी है, तो सीधा ही पुट कर दो m इक्वल्स टू या f इक्वल्स टू एम जी, ये भी आ गया है। दूसरे तरीके से अगर हम 1 बाई 1 इसको निकालते चलें तो सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट पता है। क्या डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी नहीं निकाल सकते? वेलोसिटी हमारे पास होती है dy अपॉन डी टी। dy अपॉन डी टी मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस y का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास y इक्वल्स टू टी रेज टू पावर n है तो डिफ्रेंसिएशन dy अपॉन डी टी, दिस इज इक्वल्स टू n टी n माइनस 1। ये डिफ्रेंसिएशन का हमारे पास फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले की मदद से हम dy अपॉन डी टी निकालेंगे। यहाँ पे आप देखिए u कांस्टेंट है क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t की पावर 1। तो यहाँ जब पावर n थी तो n आगे लेके आए, यहाँ पावर 1 है तो 1 आगे लेके आएंगे, साथ में t, फिर पावर में से हमने 1 किया n माइनस 1, यहाँ पावर पहले ही 1 है तो 1 माइनस 1 प्लस 1/2 और g कांस्टेंट रहेगा क्योंकि t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। पावर को आगे लेके आए, ये 2 पावर थी तो 2 को आगे ले आए, फिर t लिखेंगे और पावर जितनी थी उसमें से हमने 1 माइनस करना है तो 2 माइनस 1। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन है, मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, और यही क्वांटिटी, यही डिफरेंशिएशन हमें वेलोसिटी प्रोवाइड कराएगा। तो इसकी वैल्यू बनेगी, किसी भी चीज़ की पावर 0 तो वो 1 बनेगी, यहाँ हमारे पास सिर्फ u बचेगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, g t, दिस इज द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी आ गई हमारे पास। अब एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक्सेलरेशन होती है dv अपॉन dt, मतलब फिर से अब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट टर्म में तो टाइम है ही नहीं, टाइम नहीं है, इसका मतलब यहाँ देखिए t रेज टू पावर 0 बना था, चलो इसमें लिख लो साथ में t रेज टू पावर 0। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, पावर को आगे लेके आइए, फर्स्ट टर्म u कांस्टेंट, पावर को आगे लेके आए 0 इंटू टी रेज टू पावर 0 माइनस 1 प्लस सेकेंड टर्म जी टी, जी कांस्टेंट, टी की पावर 1 और ये टी 1 माइनस 1। किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई कराइए बच्चों, 0 बनेगा, प्लस जी, यहाँ टी रेज टू पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 तो वो बनेगी 1। इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारे पास आई g के बराबर। अब ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, F इक्वल्स टू ma, a की जगह आपने g पुट किया तो एक्सटर्नल फोर्स आपके पास आया F इक्वल्स टू mg। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। ये थे हमारे कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल।
अब चलते हैं हमारे टॉपिक पे जिसका नाम है इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या है आप देखिए, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है तो उस टाइम पे वो मैक्सिमम फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो मैक्सिमम फोर्स बहुत स्मॉल टाइम के लिए है। उस स्मॉल टाइम में ना हम उस लार्ज फोर्स को मेजर कर पाएंगे ना उस स्मॉल टाइम को मेजर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इतना स्मॉल टाइम है तो सर्टेनली हम उसको साइमल्टेनियसली फोर्स और टाइम दोनों को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। फोर्स लार्ज अमाउंट में है लेकिन उसका टाइम बहुत कम है तो हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस लार्ज फोर्स के कारण जो उस बॉल में चेंज आया, और वो चेंज आया बॉल के लीनियर मोमेंटम में, क्योंकि फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम को चेंज करेगा, तो हम उस लार्ज फोर्स को तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम था। लेकिन उस लार्ज फोर्स के कारण जो चेंज आया उस बॉल के लीनियर मोमेंटम में, उस लीनियर मोमेंटम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। उस फाइनाइट चेंज इन लीनियर मोमेंटम को हम इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हमने वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकाल दिया उस लार्ज फोर्स के कारण जो आया था, तो हम इम्पल्स निकाल पाएंगे। सो देखिए इसमें हम लिखते हैं, in our daily life we encounter a very large force which is acting or which acts for very small टाइम। फॉर एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, हिटिंग ए बॉल, जब हम एक बॉल को हिट करते हैं, जब जंपिंग ऑन ग्राउंड, जब हम ग्राउंड पे जंप करते हैं तो उस टाइम पे भी हम ग्राउंड पे लार्ज फोर्स लगाते हैं लेकिन बहुत स्मॉल टाइम के लिए। थर्ड, जब हम किसी बॉल को किक मारते हैं या फुटबॉल को किक करते हैं पैर से, तो उस टाइम पे भी जो फोर्स लगेगा वो फोर्स भी लार्ज फोर्स होगा लेकिन वो बहुत स्मॉल टाइम के लिए होगा। किकिंग ए फुटबॉल, सो इन सब प्रोसेस में हमने एक लार्ज फोर्स लगाया लेकिन वो लार्ज फोर्स बहुत स्मॉल टाइम के लिए लगता है। इसी कारण से हम उसको सर्टेनली या साइमल्टेनियसली उस फोर्स और टाइम को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। सो टाइम पीरियड ऑफ दिस फोर्स, टाइम पीरियड ऑफ दिस लार्ज फोर्स is very small, so we cannot measure simultaneously this large force and time period, this large force एंड इट्स टाइम पीरियड। सो हम उस लार्ज फोर्स और उसके टाइम पीरियड को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस लार्ज फोर्स के कारण जो ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज आया, आपको पता है कि एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम चेंज करता है, तो इस लार्ज फोर्स के कारण जो चेंज आया मोमेंटम में, वो मोमेंटम में चेंज अगर हमने ऑब्जर्व कर दिया तो फिर हम ये फोर्स
और ये टाइम, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। ये कैसे कर पाएंगे अभी हम देखेंगे। सो देखिए, यहाँ से and its time period, but we can measure its effect। इसके फोर्स को, इस लार्ज फोर्स के इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मीन्स वी कैन measure the finite change in linear momentum, finite change in linear momentum which occurs due to this large force। सो इस लार्ज फोर्स के कारण जो उसका मोमेंटम चेंज हुआ होगा, उस मोमेंटम को हम चेंज कर सकते हैं, या सॉरी उस मोमेंटम को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक बैट्समैन है और वो एक बॉल आ रही है इस तरफ से, उसकी वेलोसिटी v है या u मान लो, मास उसका m है, तो लीनियर मोमेंटम बना mu। जैसे ही वो बॉल यहाँ पे हिट करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो बैट्समैन उस पर एक लार्ज फोर्स लगाएगा, उसको हिट करेगा सामने की तरफ, लेकिन वो हिटिंग का जो टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड बहुत स्मॉल था, तो उस स्मॉल टाइम में हम उस लार्ज फोर्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही वो लार्ज फोर्स लगेगा, उस लार्ज फोर्स के कारण, जो कि स्मॉल टाइम के लिए लगा, उस लार्ज फोर्स के कारण इसके मोमेंटम में जरूर चेंज आया होगा। इसकी वेलोसिटी u से बन गई है v। तो ये जो मोमेंटम में चेंज आया इस लार्ज फोर्स के कारण, इसको तो हम ऑब्जर्व कर ही सकते हैं, और ये मोमेंटम में चेंज होगा फाइनल माइनस इनिशियल। सो ये जो फाइनाइट चेंज आया मोमेंटम में, इस फाइनाइट चेंज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और फाइनाइट चेंज इस लीनियर मोमेंटम में जो आया, उसको ऑब्जर्व करने से फ़ायदा ये होगा कि हम उस फोर्स और उस टाइम को भी ऑब्जर्व कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? देखिए, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। अब अगर हम ये कहें कि हम इस फोर्स को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमने इस चेंज इन मोमेंटम को ऑब्जर्व कर लिया है, तो क्या चेंज इन मोमेंटम फोर्स इनटू टाइम नहीं होता है? और यही जो चेंज आया है इस मोमेंटम में, इस लार्ज फोर्स के कारण, इसी चेंज को हम नाम देते हैं, इसी फोर्स को हम नाम देंगे इंपल्सिव फोर्स। सो यहां पे आप देखिए, ये चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। इस चेंज इन मोमेंटम को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर ये ऑब्जर्व हो गया तो फिर ये भी ऑब्जर्व हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टली हम इनको ऑब्जर्व अलग अलग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन लीनियर मोमेंटम। सो ये जो चेंज आया है मोमेंटम में इस लार्ज फोर्स के कारण, इसी लार्ज फोर्स को हम नाम देंगे इंपल्सिव फोर्स, और इसी फिनोमिना को हम नाम देंगे इंपल्स। सो चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू
F इंटू चेंज इन टाइम, ये वो टाइम था जिस टाइम में ये फोर्स लगा। इम्पल्स को हम डिनोट करेंगे I से। इम्पल्स इज डिनोटेड बाई I। सो I इक्वल्स टू, एक तो हमारे पास आया चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर? एक्सटर्नल फोर्स इनटू टाइम। इसका मतलब यहां हम ये लिख सकते हैं फोर्स इनटू टाइम। तो कहने का मतलब जो इंपल्स आएगा वो इंपल्स का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा चेंज इन मोमेंटम P फाइनल माइनस P इनिशियल, या दूसरा फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम। आप किसी भी फॉर्मूले से इंपल्स निकाल पाएंगे। सो इंपल्स को अगर हम लिखें, ए लार्ज फोर्स acting for a large force acting for small time on an object which brings finite change in linear momentum of object is called impulsive force, and this phenomena is called impulse। इसको हम नाम देंगे impulse। सो ये हमारे पास इम्पल्स। साहब इम्पल्स देखिए, चाहे ये देख लीजिए कि इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, या ये कह लीजिए इम्पल्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। दोनों ही फॉर्मूलों से हमें ये पता चल रहा है कि इम्पल्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ से देखेंगे तो ये मोमेंटम भी वेक्टर, तो इम्पल्स भी मोमेंट वेक्टर। फोर्स और टाइम वेक्टर इनटू स्केलर, तो वेक्टर, इसका मतलब इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी। सो इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। पहली बात तो। दूसरा, अगर आप इसकी यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट इसकी क्या बनेगी? SI यूनिट। दो फॉर्मूले हैं, या तो इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। चेंज इन मोमेंटम से देखें तो मोमेंटम की जो यूनिट बनेगी वही चेंज इन मोमेंटम की यूनिट आएगी। तो जो मोमेंटम की यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो SI यूनिट इस फॉर्मूले से तो इम्पल्स की ये आई, और दूसरी यूनिट इस फॉर्मूले से फोर्स इनटू टाइम से, फोर्स की यूनिट न्यूटन, टाइम की यूनिट सेकंड, तो दूसरी यूनिट बनेगी न्यूटन सेकंड। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट हमारे पास आएगी चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम की SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट आएगी ग्राम मीटर पर सेकंड, और वही यूनिट बनेगी इम्पल्स की। दूसरी यूनिट फोर्स इनटू टाइम से, फोर्स की SI यूनिट सीजीएस यूनिट, और टाइम की SI और सीजीएस सेकंड ही रहेगी। तो डाइन सेकंड इम्पल्स की सीजीएस यूनिट, दूसरी सीजीएस यूनिट इम्पल्स की ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। इम्पल्स की एक SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दूसरी SI यूनिट न्यूटन सेकंड। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें
तो डायमेंशनल फॉर्मूला भाई किसके बराबर, चेंज इन मोमेंटम, मतलब जो मोमेंटम की यूनिट वही इम्पल्स की यूनिट, जो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला वही इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला P इक्वल्स टू mv, तो चेंज का भी मोमेंटम, चेंज का भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही रहेगा और यूनिट भी वही रहेंगी। कभी आप ये सोचो कि ये तो मोमेंटम था, यहाँ चेंज इन मोमेंटम, यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूलों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्शन या उसके मैग्नीट्यूड में, उसकी वैल्यू में चेंज आएगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 t माइनस 1, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा ये। डायमेंशनल फॉर्मूला चाहे इससे देख लो चाहे इससे, m1 L1 t माइनस 2। अगर दूसरे फॉर्मूले से देखें तो फोर्स का m1 L1 t माइनस 2 और साथ में t1, तो लास्ट में बनेगा तो वही m1 L1 माइनस 2 प्लस 1, मतलब t माइनस 1। ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया है इम्पल्स का। अब इसी इम्पल्स पे एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल है 5.4, एग्जाम्पल 5.4। स्टेटमेंट इसकी कहता है कि ए बैट्समैन हिट्स बैक ए बॉल straight in the direction of bowler without changing its initial speed of 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक बॉलर बॉल फेंकता है, बैट्समैन उसको हिट करता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर पहले बॉलर ने बॉल को इस डायरेक्शन में फेंका, यहाँ बैट्समैन है तो वो सिर्फ इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में लेके आएगा। पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड थी, हिट करने के बाद भी वेलोसिटी उतनी ही रही। वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है, बाकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज तो मोमेंटम में कुछ ना कुछ चेंज आया है। कहता है कि इफ़ द मास ऑफ बॉल, वेलोसिटी आपको पता चल गई इनिशियल और फाइनल। If mass of ball is 0.15 kilogram, determine the impulse imparted to the ball। भाई इम्पल्स आया होगा कुछ ना कुछ, इम्पल्स मीन्स चेंज इन मोमेंटम। इस बैट्समैन के कारण बॉल में कुछ ना कुछ मोमेंटम चेंज हुआ होगा। कितना मोमेंटम चेंज हुआ, वो मोमेंटम आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, यहाँ पे आप देखिए इसका सॉल्यूशन। इम्पल्स था हमारे पास, इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कितना आया है, अगर बैट्समैन ने इसको हिट किया है तो हम इन दोनों में से इसको अगर पॉजिटिव डायरेक्शन मान लें तो इसको हमें नेगेटिव मानना पड़ेगा। अगर ये वेलोसिटी पॉजिटिव तो इसको मानना पड़ेगा नेगेटिव। बस इतना ही फर्क है, दोनों की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट, तो एक को प्लस मानिए दूसरे को नेगेटिव मान लीजिए। फाइनल मोमेंटम आपका बनेगा चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मोमेंटम मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास फाइनल और इनिशियल सेम रहेगा, कॉमन ले लीजिए v माइनस यू। मास आपका है 0.15, v आपने पॉजिटिव मानी, फाइनल को पॉजिटिव मान लिया, इनिशियल को नेगेटिव, तो ये बना 12 मीटर पर सेकंड माइनस, और एक माइनस यहाँ वैल्यू इनिशियल की पुट करेंगे तो माइनस 12 मीटर पर सेकंड, माइनस माइनस बनेगा 12। ये आपने वैल्यू पुट कर दी है। इम्पल्स इक्वल्स टू 0.15 इंटू 12 प्लस 12 24। यहाँ से इस पॉइंट को हटाइए, ये बनेगा 100। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ 3.6 न्यूटन सेकंड।
इम्पल्स की यूनिट होती है न्यूटन सेकंड, या आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इस तरह से आप इम्पल्स निकाल सकते हैं। ये वो इम्पल्स था, मतलब ये वो फाइनाइट चेंज इन लीनियर मोमेंटम ड्यू टू द लार्ज फोर्स एक्सर्ट बाय बैट्समैन ऑन द बॉल फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन। सो स्मॉल टाइम ड्यूरेशन में उस फोर्स को तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाए, लेकिन उस फोर्स के कारण कितना मोमेंटम चेंज हुआ वो हम निकाल पाए हैं, और उसी को हम नाम देते हैं इम्पल्स। सो इस तरह से हम इसको निकाल पाएंगे। अब इसके बाद आता है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। भाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट में हमने पढ़ा कि फोर्स जीरो होना चाहिए तो एक्सेलरेशन जीरो रहेगी। सेकंड में हमने पढ़ा कि अगर फोर्स नॉन जीरो है तो एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो रहेगी। थर्ड में अब हम ये पढ़ेंगे कि जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लगा कौन रहा है। वो कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी जरूर फोर्स लगा रही होगी। अगर मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ, इस बोर्ड पे फोर्स लगाना है, पहली बात तो फोर्स लगाने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए वो एक्सटर्नल एजेंसी मैं हूँ, तो मैंने इस पे फोर्स लगाया, क्या ये भी मेरे पे फोर्स लगाएगा, या सिर्फ मैंने ही इस पे फोर्स लगाया, ये मेरे पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा? मैं कहता हूँ कि ये भी मेरे पे फोर्स लगा रहा है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाइए, वो भी आप पे फोर्स लगाएगा। ये बात अलग है कि हमें उसका इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। हम चीज़ों को कब ऑब्जर्व कर पाते हैं? जब हमें कुछ चेंज ऑब्जर्व हो। जैसे अर्थ का रोटेशन हमें क्यों नहीं ऑब्जर्व हो पाता? इसलिए नहीं ऑब्जर्व हो पाता क्योंकि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मोशन में हैं, साथ में हम भी मोशन में हैं। तो रिलेटिव मोशन है तो हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो चारों तरफ चीज़ें हैं उनमें से एक चीज़ मूव करने लगे, ये बोर्ड अचानक से मूव करने लगे, तो मैं इसका इफेक्ट ऑब्जर्व कर पाऊंगा। लेकिन ये बोर्ड भी मूव कर रहा है, साथ में ये दीवार भी मूव कर रही है। तो दीवार मूव करने के कारण और ये घर भी, सब चीज़ें साथ मूव कर रही हैं। तो जितना दीवार आगे मूव किया उतना ही बोर्ड साथ साथ मूव किया। कहने का मतलब जहाँ दीवार थी वहीं दीवार रही, जहाँ इस पे बोर्ड लगा था वो बोर्ड भी वहीं रहा। तो हम उसका इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं मोशन का। सेम चीज़ यहाँ है, जब तक हमें कुछ चेंज नहीं दिखता हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन उसी चीज़ को फील करने की आप कोशिश करिए। देखिए एग्जाम्पल से, आपके पास स्प्रिंग होता है, आप स्प्रिंग पे फोर्स लगाइए अंदर की तरफ, आप फील करेंगे कि स्प्रिंग भी बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब आपने अगर स्प्रिंग पे फोर्स लगाया तो स्प्रिंग भी आप पे फोर्स लगा रहा है, और यही बात हमने बताई थी। सेकंड कंडीशन, आप स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींच लीजिए, स्प्रिंग चाहेगा कि मैं अंदर की तरफ जाऊं। इसका मतलब आपने स्प्रिंग पे फोर्स लगाया, स्प्रिंग ने भी आप पे फोर्स लगाया। तो यहाँ से हमें पता चला कि फोर्स अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे लगा रहा है तो दूसरा पहले पे लगाएगा। तो ये जो कंडीशन है, यही कंडीशन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की है। यही बात न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है, जिसके अकॉर्डिंग फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा, कभी भी सिंगल फोर्स नहीं लगेगा। हमने स्प्रिंग पे फोर्स लगाया, वन फोर्स, स्प्रिंग ने हम पे फोर्स लगाया, सेकंड फोर्स, मीन्स पेयर ऑफ फोर्स। सेम चीज़ यहाँ थी, जब हमने इस पे फोर्स लगाया, वन फोर्स, इसने भी मेरे पे लगाया, सेकंड फोर्स। इस चीज़ को आप ऑब्जर्व कैसे करेंगे? मान लीजिए कि आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, आप कम फोर्स लगाएंगे तो आप उसके इफेक्ट को बहुत कम ऑब्जर्व कर पाएंगे। आप इस पे ज़्यादा फोर्स लगाइए,
आप ऑब्जर्व करेंगे कि आप इसको अंदर की तरफ धकेल रहे हैं और आप बाहर की तरफ आ रहे हैं। आप थोड़ा और फोर्स लगाइए। आप जितना इस पे फोर्स बढ़ाओगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि आप उतना ही दूर आ पा रहे हैं, आप उतना ही दूर जा सकते हैं। इसका मतलब आप पे उतना ही ज़्यादा फोर्स ये भी लगा रहा है। ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप दौड़ कर आए और धीरे से दौड़ कर आए और आपने दीवार को धक्का लगाया। आप ऑब्जर्व करेंगे कि आप पीछे की तरफ आएंगे लेकिन कम आएंगे, क्योंकि आपने इस पे कम फोर्स लगाया तो दीवार ने भी आप पे कम लगाया। सेकंड में आप दौड़ कर आइए और इस पे फोर्स लगाइए, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। आप ऑब्जर्व करेंगे कि अब की बार आप थोड़ा ज़्यादा पीछे तक चले गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने इस पे ज़्यादा फोर्स लगाया तो इसने भी आप पे ज़्यादा ही फोर्स लगाया। इसका मतलब यहाँ भी फोर्स पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है। फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। एक और कंडीशन आप मान लीजिए कि भाई आप बोट में आप बैठे होंगे, आई होप, या आपने ऐसा ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब आप बोट के ऊपर से नीचे छलांग लगाएं, जंप करें, तो उस कंडीशन में आप जितना ज़्यादा बोट पे फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा, उतनी ही दूरी आप ट्रैवल कर पाएंगे, उतना ही दूर आप जंप लगा पाएंगे। इसका मतलब जितना ज़्यादा फोर्स आपने बोट पे लगाया, बोट ने उतने ही फोर्स से आपको आगे की तरफ धकेल दिया, तो उतना ही आप आगे जाएंगे। यहाँ भी फोर्स पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करेगा, मतलब फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। बस वो अलग बात है कि हमें इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए कि आप छत पे, आप इस छत को, आपके घर की छत को या और जैसे भी करके आप उसको टच कर सकते हैं। आपने अपने पैरों के नीचे वेगिंग मशीन रखी जो आपके वेट को मेजर कर रही है। तो आपने ऑब्जर्व किया कि आपका वेट आ गया, कुछ भी आ गया, 50 न्यूटन आ गया जब आप नॉर्मली खड़े हैं तब। सेकंड कंडीशन में ये वेगिंग मशीन थी, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे ये छत है, ये रूफ है और ये है सरफेस, अर्थ सरफेस मान लो, या किसी भी चीज़ की यहाँ वेगिंग मशीन रखी है जो आपके वेट को मेजर करेगी। तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि जब आप नॉर्मली खड़े हैं तो आपका वेट आया 50 न्यूटन, आपका वेट आया 50 न्यूटन, ठीक है। सेकंड में आप क्या करिए कि आपने अपने हाथ को ऊपर उठाया, हाथों को, और इस छत पे फोर्स लगाना शुरू किया और ऊपर की तरफ आपने फोर्स लगाया। आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका वेट बढ़ गया है। वेट इसलिए बढ़ा क्योंकि वेगिंग मशीन पे फोर्स ज़्यादा लगा। फोर्स ज़्यादा लगा तो वो मेजरमेंट ज़्यादा दिखाएगी। अब आपने तो फोर्स ऊपर की तरफ लगाया था, फिर इफेक्ट नीचे क्यों ऑब्जर्व हुआ? इसका मतलब अगर आपने छत पे फोर्स इंक्रीज कर दिया है, उतना ही फोर्स छत ने आप पे लगाया और आपका वेट बढ़ गया है। ये चीज़ आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। जो बोट वाली थी वो भी आप कर सकते हैं, स्प्रिंग वाली भी आप डेली लाइफ में कर सकते हैं। इसका मतलब इन सब एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे जो फोर्स हमने लगाया, ये फोर्स हमेशा इन सब कंडीशन में जो भी मैंने एग्जाम्पल दिए, इन सब में हमने कॉन्टैक्ट से बनाया। एक कॉन्टैक्ट जरूर बना और उस कॉन्टैक्ट के कारण फोर्स लगा। आपको पता है फोर्स कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी होता है। क्या हमेशा कॉन्टैक्ट फोर्स ही पेयर में एग्जिस्ट करेगा या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी पेयर में एग्जिस्ट करेगा? कहने का मतलब अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच कॉन्टैक्ट ना बनाऊं और उन दोनों के बीच फोर्स लगे, क्या वहाँ भी फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करेगा? मतलब इस चौक और अर्थ में फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या यहाँ भी फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करेगा? इस चौक पे अर्थ ने फोर्स लगाया, क्या
ये चोक भी अर्थ पे फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, चाहे फोर्स कांटेक्ट में हो या नॉन कांटेक्ट में ऑब्जेक्ट, फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अर्थ ने इस पे फोर्स लगाया, इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ। इसने अर्थ पे फोर्स लगाया, इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, क्योंकि फोर्स पेयर में लगा, इक्वल फोर्स लगा। अगर इस पे फोर्स अर्थ ने 5 न्यूटन लगाया तो 5 ही न्यूटन फोर्स इसने अर्थ पे लगाया। अब वो 5 न्यूटन फोर्स, इसका मास बहुत कम है तो इसमें कुछ चेंज ला सकता है, लेकिन अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो वो 5 न्यूटन फोर्स उस अर्थ में जिसका मास बहुत ज़्यादा है उसमें कोई चेंज नहीं ला सकता है। इसी कारण से हमने अर्थ में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होता तो हम ये सोचते हैं कि इसने कोई भी फोर्स अर्थ पे नहीं लगाया, लेकिन ये हमेशा फोर्स अर्थ पे लगाएगा। मतलब हर कंडीशन में फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। यही न्यूटन्स की थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है। सो इसकी स्टेटमेंट अब लिखते हैं। आई होप कि आपको इन एग्जाम्पल से समझ आया होगा। लेक्चर भी आई होप कुछ लंबा ही चला गया है। चलिए इसको थोड़ा जल्दी से कवर करने की कोशिश करते हैं। सो फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स, जो अभी एग्जाम्पल हमने बताए, वी हैव सीन दैट force always exist in pair। पहली बात तो हमें यहां से ये पता चली, और यही न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, according to Newton's third law of motion, to every action there is equivalent, there is always equal and opposite reaction, equal and opposite रिएक्शन। ये हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है, जिसमें वो कहता है कि जब भी आप कोई फोर्स लगाएंगे, मतलब जब भी कोई एक्शन होगा तो उसके अपोजिट में एक रिएक्शन जरूर होगी, और वो इक्वल एंड अपोजिट होगी। मतलब अगर आपने इस डायरेक्शन में इस पे एक्शन लगाया तो रिएक्शन इससे अपोजिट डायरेक्शन में बाहर की तरफ आएगी। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है जो हम यहाँ से देख चुके हैं। सो एक तो ये स्टेटमेंट कि फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आएंगे, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की मेन स्टेटमेंट। अब यहाँ से ये लगता तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ मिसलीडिंग टर्म्स हैं यहाँ पे, जैसे कि एक्शन और रिएक्शन। ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। इक्वल एंड अपोजिट, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। नंबर 1, पहली बात तो एक्शन और रिएक्शन का कुछ भी मतलब नहीं है। आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि जहां आप रिएक्शन, या आप ये मत सोचिए कि पहले हमने कुछ काम किया फिर वो हमारे ऊपर करेगा। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को थप्पड़ लगाया दैट इज एक्शन, उसने हमें लगाया दैट इज रिएक्शन। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अब एक्शन आप ये मत सोचिए कि जो पहले काम होगा उसको हम एक्शन बोलेंगे, जो बाद में होगा उसको हम रिएक्शन बोलेंगे। या पहले और बाद का कोई मतलब नहीं है। यहां एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम टाइम पे होंगे। भाई जब मैंने इस पे फोर्स लगाया
क्या उसी टाइम पे इसने मेरे पे फोर्स नहीं लगाया? तो क्या दोनों सेम टाइम पे नहीं हो रहे हैं? तो अब आप एक्शन जो मैंने लगाया उसको बोल लीजिए या उसने मेरे पे लगाया उसको बोल लीजिए। अगर मैंने लगाया उसको आप एक्शन का नाम देंगे तो जो वो मेरे पे लगाएगा उसका नाम रिएक्शन। अगर आपने उसने जो मेरे पे लगाया उसका नाम एक्शन दिया तो जो मैंने लगाया उसका नाम रिएक्शन। तो आप किसी को भी एक्शन और रिएक्शन बोलिए, डजेंट मैटर। एक्शन और रिएक्शन में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। सो एक्शन इज नॉट which takes place before, which takes place before and reaction is also not which takes place later। रिएक्शन भी वो नहीं है जो बाद में हो। वी कैन से एनी वन ऑफ देम रिएक्शन एंड एक्शन, एनी वन ऑफ देम एक्शन एंड रिएक्शन because both takes place at same time। क्योंकि दोनों ही सेम टाइम पे हो रही है तो आप किसी को भी एक्शन बोलिए, किसी को भी रिएक्शन बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो पहली बात तो ये कि यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन का कोई चक्कर नहीं है, सिंपली फोर्स है। एक्शन और रिएक्शन किसी को भी आप नाम दे सकते हैं। दूसरा इसने ये बताया कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ये पॉइंट भी मैं अलग से यहाँ लिख देता हूँ। Second point is force always exists in pair। फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा, इक्वल एंड अपोजिट। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, अगर ए पे फोर्स लगा बी के कारण तो हमने इसका नाम दिया फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो इतना ही फोर्स बी पे लगेगा ए के कारण, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, बस इतना ही फर्क है। सो फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। थर्ड, हम बहुत बार ये सोचते हैं कि फोर्स अगर इक्वल एंड अपोजिट तो नेट फोर्स कितना बना? नेट फोर्स 0 हो रहा है। नेट फोर्स 0 हो रहा है, इसका मतलब अगर मैं इस चौक को मूव कराऊं तो मैंने इस पे फोर्स लगाया 5 न्यूटन, चौक मूव करने लगा, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होने के कारण हमारे पास नेट फोर्स 0 आया। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर नेट फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये मूव कर गया। इसका मतलब या तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गलत है या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन गलत है। हम तो यही सोचते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम तो गलत हो ही नहीं सकते हैं, हम कैसे गलत हो सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम खुद गलत हैं, क्योंकि ये जो फोर्स मैंने बताया है ये एक बॉडी पे नहीं लग रहे हैं, ये 2 बॉडीज़ पे लग रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने इस पे फोर्स लगाया 5 न्यूटन, तो इसने मेरे पे लगाया -5 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप बताइए इसके हिस्से में कितना आया था? इसके हिस्से में तो 5 ही न्यूटन आया था, मेरे हिस्से में -5 न्यूटन। तो ना इस पे 0 ना मेरे पे 0, तो फिर नेट फोर्स नॉन जीरो, तो एक्सेलरेशन भी आएगी नॉन जीरो। सो थर्ड पॉइंट इसमें यह है, एक्शन एंड रिएक्शन
मतलब ये जो दो फोर्सेस लग रहे हैं सेम टाइम पे, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, दो अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं। सो नेट फोर्स ऑन सिंगल ऑब्जेक्ट और सिंगल बॉडी इज नॉट जीरो, वो जीरो नहीं होगा, वो नॉन जीरो होगा। अगर फोर्स नॉन जीरो तो एक्सेलरेशन आती है फोर्स अपॉन मास, तो एक्सेलरेशन भी रहेगी नॉन जीरो। इसी कारण से आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं, साइकिल को चलाने के लिए आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, आप पे साइकिल ने लगाया 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स साइकिल पे भी जीरो नहीं है, आप पे भी जीरो नहीं है। तो यहाँ पे साइकिल पे फोर्स नॉन जीरो, क्योंकि साइकिल पे केवल 10 न्यूटन लगा जो आपने लगाया, तो फोर्स नॉन जीरो, तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो, साइकिल आगे की तरफ बढ़ने लगेगी। फिर साइकिल ने आप पे लगाया -10 न्यूटन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, माइनस का मतलब अपोजिट, तो आप पे भी फोर्स नॉन जीरो, लेकिन आप मूव नहीं करते, साइकिल सिर्फ मूव करती है। अब क्वेश्चन ये आता है, इसलिए ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देखिए एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास, जिसका मास ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन बहुत कम। फोर्स सेम था लेकिन मास तो वेरी कर रहा है, साइकिल का अलग है, आपका अलग है, मास अलग अलग तो एक्सेलरेशन भी अलग अलग। आपका मास ज़्यादा तो एक्सेलरेशन बहुत कम, और वो लगभग जीरो के बराबर एक्सेलरेशन आएगी, क्योंकि इनर्शिया भी एक फैक्टर होता है जो कि मास के कारण होता है मेनली। इसी कारण से जब हमने ये कहा कि अर्थ ने इस पे फोर्स लगाया तो ये मूव करने लगा, लेकिन इसने भी अर्थ पे उतना ही फोर्स लगाया तो अर्थ मूव नहीं करती। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा तो एक्सेलरेशन बहुत कम, तो हम वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ये था हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। लेक्चर कुछ लेंथी है, लेकिन अगर आप इसे अलर्ट और थोड़ा सा सही तरीके से देखेंगे तो इसमें इंटरेस्ट आएगा। साथ साथ अपनी नोटबुक में कुछ पॉइंट्स नोट करते रहेंगे तो नींद भी नहीं आएगी। सो इसको करिए, नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।